नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली जो हजारों सालों से हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रही है, आयुर्वेद। नमस्कार। जी हाँ, आयुर्वेद। हमारे पास स्रोत के तौर पर आयुर्वेद जीवन के सिद्धांत, दोष और संतुलन से कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है कि आयुर्वेद के जो मूल विचार है उनको थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ बीमारी ठीक करने का विज्ञान तो है नहीं, है ना? ये तो एक पूरा जीवन दर्शन लगता है। सही कहा आपने। ये एक मुकम्मल जीवन दर्शन है। और देखिए, आयुर्वेद को समझने की शुरुआत ही होती है इसके सबसे बुनियादी सवाल से। बुनियादी सवाल कौन सा? कि ये शास्त्र आखिर है किस बारे में, मतलब इसका विषय क्या है, जिसे अभिधेय कहते हैं, और इसका अंतिम लक्ष्य यानी प्रयोजन क्या है। अच्छा, अभिधेय और प्रयोजन। जी, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में आता है, महर्षि भारद्वाज ने अपने शिष्य अग्निवेश को यही समझाया था। आयुर्वेद का मूल विषय है आयु, जीवन। आयु? आयु मतलब उम्र, जैसे लाइफ स्पैन। हम तो आमतौर पर यही समझते हैं। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन आयुर्वेद में आयु का मतलब सिर्फ साल गिनना नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा सक्रिय है। सक्रिय कैसे? एक सूत्र है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा है। इसका मतलब है कि आयु 4 चीजों का लगातार बना रहने वाला जोड़ है। शरीर, इंद्रियां। इंद्रियां मतलब हमारे सेंसेस और ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, देखना, सुनना, हाथ पैर। बिल्कुल, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों। फिर सत्व यानी मन, और आत्मा यानी चेतना। जब ये चारों एक साथ जुड़े रहते हैं तभी जीवन धारण होता है, मतलब टिका रहता है। धारण होता है, इसका मतलब ये पैसिव नहीं है कि बस चल रहा है जीवन। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आयु का एक नाम धारी भी है, यानी जो धारण करे। ये एक सक्रिय शक्ति है। सक्रिय शक्ति? हाँ, जो शरीर को लगातार हो रहे क्षय से, टूट फूट से बचाकर रखती है, उसे थामे रखती है। ये वय यानी बीती हुई उम्र से अलग है। अच्छा, तो वय मतलब पास्ट और आयु मतलब फ्यूचर पोटेंशियल। एक तरह से हाँ, आयु भविष्य में एक स्वस्थ सार्थक जीवन की संभावना है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, ये चारों मिलकर जीवन के रथ को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। दिलचस्प। तो क्या सभी की आयु ये जो जीवन जीने का अनुभव है वो एक जैसा होता है, या आयुर्वेद इसमें भी कुछ फर्क करता है? आयुर्वेद जीवन की गुणवत्ता पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत जोर देता है। सिर्फ लंबा जीना काफी नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आयु के 4 प्रकार बताए गए हैं। ये दिखाते हैं कि जीवन कैसा जिया जा रहा है और उसका असर क्या है। 4 प्रकार कौन कौन से? पहला है हित आयु, ऐसा जीवन जो खुद के लिए और समाज दोनों के लिए फायदेमंद हो। ओके, हित आयु, बेनिफिशियल लाइफ। दूसरा, इसका उल्टा, अहित आयु, ऐसा जीवन जो खुद के लिए और समाज के लिए नुकसानदेह हो। तीसरा है सुख आयु, रोगों से मुक्त खुशहाल जीवन, और इसमें सिर्फ सेहत ही नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें यौवन, ताकत, ज्ञान, सही फैसले लेने की क्षमता, धन संपत्ति और आजादी भी शामिल है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान भी इसका हिस्सा है। अरे वाह, ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सुख मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं? बिल्कुल नहीं। और चौथा है दुख आयु, यानी कष्टों, बीमारियों और परेशानियों से भरा जीवन। हित, अहित, सुख, दुख, ये वर्गीकरण तो काफी गहरा है। इसमें सिर्फ शरीर नहीं, समाज और मन सब कुछ आ गया। ये आजकल की हेल्थ की जो परिभाषा है उससे तो बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, और यही आयुर्वेद की खासियत है। देखिए, सुख आयु पाने के लिए और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, जिसे धातु साम्य कहते हैं। धातु साम्य, ये शब्द जरूरी लग रहा है। बहुत जरूरी। तो इस धातु साम्य के लिए सिर्फ दवा या कसरत काफी नहीं है। नैतिक आचरण, अच्छा व्यवहार, जिसे सद्वृत्त कहते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, यानी हमारा बिहेवियर भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सीधे तौर पर, अगर कोई शारीरिक रूप से ठीक है पर उसका जीवन दूसरों के लिए हानिकारक है, मतलब वो अहित आयु जी रहा है, तो आयुर्वेद के अनुसार वो अंततः दुख की तरफ ही बढ़ेगा। सेहत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। वाकई, ये तो जीवन को बहुत समग्रता से, होलिस्टिकली देखता है। अच्छा, तो अगर आयु इसका विषय है, तो फिर आयुर्वेद शास्त्र का मकसद क्या है, प्रयोजन क्या बताया गया है? आयुर्वेद वो शास्त्र है जो हमें इन चारों तरह की आयु के बारे में ज्ञान देता है। हित, अहित, सुख, दुख
कौन सी आयु कैसी है, उसे कैसे पाया जाए या उससे कैसे बचा जाए। ठीक है। और इसका लक्ष्य दोहरा है। चरक संहिता का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हाँ, ये तो सुना है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। जी, मतलब इस शास्त्र का प्रयोजन है जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ। हाँ, प्रिवेंशन। और जो रोगी है, आतुर है, उसके रोगों को, विकारों को शांत करना, यानी क्योरेटिव हेल्थ। तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों। लेकिन क्या ये दो अलग-अलग चीजें हैं आयुर्वेद के लिए या जुड़े हुए हैं? ऊपरी तौर पर तो दो लक्ष्य दिखते हैं, पर दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है। वो क्या है? धातु साम्य स्थापित करना। फिर से वही शब्द। धातु साम्य। हाँ। धातु साम्य का मतलब है शरीर के सारे बुनियादी घटकों का संतुलन में होना। दोष यानी वात, पित्त, कफ, धातु यानी टिश्यूज, मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स और अग्नि यानी मेटाबॉलिक फायर। इन सब का बैलेंस। इन सब का बैलेंस। जब ये संतुलन है तो स्वास्थ्य है, जब ये बिगड़ता है तो रोग होता है। तो चाहे स्वस्थ व्यक्ति के लिए नियम बताए जाएं या रोगी के लिए इलाज, आयुर्वेद का हर प्रयास इसी धातु साम्य को पाने या बनाए रखने के लिए होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं है इसीलिए? बिल्कुल, ये पूरा जीवन विज्ञान है। इसीलिए तो कहा गया कि अच्छे वैद्य को सिर्फ नुस्खे नहीं पता होने चाहिए, बल्कि व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष जैसे सहायक शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो सिद्धांतों की गहराई समझ सके। हाँ, बिल्कुल। तो ये धातु साम्य यानी संतुलन पाना ही असली लक्ष्य है। इसे पाने के लिए आयुर्वेद किन नियमों या सिद्धांतों पर चलता है? आपने सिद्धांत शब्द का जिक्र किया था। जी हाँ, सिद्धांत, ये वो बुनियाद हैं जिन पर आयुर्वेद का पूरा ढांचा खड़ा है। ये वो अटल सत्य हैं जिन्हें तर्क, प्रयोग और प्रमाणों से स्थापित किया गया है। मतलब ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल, और इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम पुराने ग्रंथों के शब्दों का सही मतलब और संदर्भ समझ सकें। जैसे मैंने पहले कहा, रस शब्द का मतलब स्वाद भी हो सकता है और पारा यानी मरकरी भी। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बहुत जरूरी। और सिद्धांत ही वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं। मोटे तौर पर ये सिद्धांत अलग अलग स्तरों पर मान्य होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आयुर्वेद की हर शाखा मानती है, जैसे यूनिवर्सल लॉज। हाँ, उन्हें सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे पंचमहाभूत और त्रिदोष का सिद्धांत, ये सब मानते हैं। ठीक है। कुछ प्रतितंत्र सिद्धांत होते हैं जो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट या परंपरा में खास होते हैं। जैसे रसों की संख्या कितनी है, इस पर थोड़ा मतभेद हो सकता है अलग अलग स्कूलों में। अच्छा। फिर अधिकरण सिद्धांत होते हैं, मतलब कोई बात कहने से ही दूसरी बात जाहिर हो जाए। जैसे अगर हम सुखायु की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप साबित हो जाता है कि दुखायु भी होती है। हाँ, लॉजिकल है। और एक होते हैं अभ्युपगम सिद्धांत, जिन्हें किसी चर्चा या प्रयोग के लिए अस्थायी तौर पर मान लिया जाता है। हाइपोथेसिस की तरह समझ लीजिए। समझ गई। मतलब अलग अलग तरह के सिद्धांत है, पर यह जरूरी है कि आयुर्वेदिक व्यवस्थित ज्ञान है, हवा में नहीं। एकदम सही, व्यवस्थित ज्ञान। तो वो कौन से सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिन पर सब कुछ टिका है? आपने पंचमहाभूत और त्रिदोष का नाम लिया था। आयुर्वेद की पूरी इमारत वैसे तो 6 मूल चीजों पर टिकी है। षट पदार्थ कहते हैं उन्हें, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। लेकिन हाँ, व्यवहारिक रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य को समझने के लिए 2 सिद्धांत सबसे अहम हैं। और वो है पंचमहाभूत सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत। पंचमहाभूत, हाँ, ये तो सुना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही 5 तत्व। जी हाँ, वही 5। और ये एक सर्वतंत्र सिद्धांत है, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आयुर्वेद का मानना है कि जिन 5 मूल तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड यानी लोक बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन्हीं से हमारा शरीर यानी पुरुष भी बना है। इसे कहते हैं लोक पुरुष साम्यता। लोक पुरुष साम्यता मतलब माइक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म में कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसा बाहर वैसा भीतर। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। शरीर में इनकी मौजूदगी कैसे दिखती है, ये समझना भी जरूरी है। हाँ, बताइए। आकाश तत्व यानी स्पेस शरीर के सारे खाली स्थान हैं, जैसे मुंह के अंदर की जगह, पेट, फेफड़े, कोशिकाओं के बीच की जगह। जहां भी खालीपन है वो आकाश है। ओके। वायु तत्व यानी एयर शरीर में हर तरह की गति के लिए जिम्मेदार है। मांसपेशियों का हिलना, नर्व इम्पल्स का चलना, सांस लेना, छोड़ना, खून का बहना, मलमूत्र का बाहर निकलना, ये सब वायु के कारण है। हर तरह की मूवमेंट। हाँ जी। फिर है अग्नि तत्व यानी फायर। शरीर में हर तरह का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर की गर्मी, देखने की क्षमता,
यहाँ तक कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, ये भी अग्नि तत्व से जुड़े हैं। बुद्धि भी दिलचस्प। हाँ, फिर है जल तत्व यानी वाटर। शरीर के सारे तरल पदार्थ, खून का प्लाज्मा, लार, पसीना, कोशिकाओं के अंदर का पानी, सब जल तत्व है। ठीक है। और आखिर में पृथ्वी तत्व यानी अर्थ। शरीर की ठोस और भारी संरचनाएं, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, बाल, नाखून, ये सब पृथ्वी तत्व से बनते हैं। ये तो शरीर को देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। मतलब हर चीज, हर फंक्शन इन्हीं 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, और यही ज्ञान दवाओं को समझने का आधार बनता है, जिन्हें आयुर्वेद में द्रव्य कहते हैं। तो दवाएं भी इन्हीं तत्वों से बनी हैं। बिल्कुल, हर द्रव्य में इन 5 तत्वों का एक खास अनुपात होता है और ये पता होता है कि कौन सी दवा शरीर में जाकर किन तत्वों को बढ़ाएगी या घटाएगी। इसी तरह रोगों को भी समझा जाता है कि वो किस तत्व के असंतुलन से पैदा हुए हैं। समझ गई। ये तो हुआ पंचमहाभूत। अब आते हैं त्रिदोष पर। वात, पित्त, कफ। ये तो बहुत सुनने में आता है। हाँ, ये शायद आयुर्वेद का सबसे ज्यादा जाना माना कॉन्सेप्ट है। ये इन 5 तत्वों से कैसे जुड़े हैं और इन्हें दोष क्यों कहते हैं? दोष तो मतलब फॉल्ट या फ्लॉ जैसा लगता है। अच्छा सवाल है। देखिए, ये पंचमहाभूत जब शरीर में जीवन चलाने का काम करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं, तो वे 3 मुख्य क्रियाशील शक्तियों या ऊर्जाओं के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा, ये फोर्सेस या एनर्जीज हैं। हाँ, आप कह सकते हैं यही त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये संतुलन में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, मतलब स्वस्थ रखते हैं। तब ये दोष नहीं, धातु की तरह काम करते हैं। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है, कोई बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है, तब ये शरीर को दूषित करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, रोग पैदा करते हैं। इसीलिए इन्हें दोष कहा जाता है, क्योंकि इनमें बिगड़ने की, दूषित करने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, तो दोष मतलब दैट विच कैन गेट विशिएटेड। ठीक है, समझ गई। और इनका 5 तत्वों से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। वात दोष जो है वो मुख्य रूप से वायु और आकाश तत्वों से बनता है। वायु और आकाश, मूवमेंट और स्पेस। बिल्कुल। तो वात का काम है गति, मूवमेंट। जैसे हवा चलती है वैसे ही वात शरीर में सब कुछ चलाता है। नर्व इम्पल्स, सांस, ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेशन, सब वात के अधीन है। ओके। और पित्त? पित्त दोष मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बनता है। थोड़ा जल तत्व भी होता है इसमें। अग्नि, फायर। तो ये डाइजेशन से जुड़ा होगा। हाँ, पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर की गर्मी पैदा करना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पित्त का काम है। जैसे आग चीजों को बदल देती है, पका देती है, हमारी दृष्टि, हमारी समझ, ये भी पित्त से प्रभावित होती है। और कफ? कफ दोष मुख्य रूप से पृथ्वी और जल तत्व से बनता है। पृथ्वी और जल, स्ट्रक्चर और फ्लूइडिटी। हाँ, स्थिरता, ढांचा बनाना, शरीर को जोड़ना, जोड़ों में चिकनाई यानी ल्यूब्रिकेशन देना, और इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत देना, ये सब कफ के काम है। जैसे मिट्टी और पानी मिलकर चीजों को जोड़ते हैं, पोषण देते हैं। तो वात मतलब शरीर की हवा या मूवमेंट प्रिंसिपल, पित्त मतलब आग या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और कफ मतलब पानी, मिट्टी या स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। ये समझने में थोड़ा आसान हुआ। हाँ, ये एक सरल तरीका है नहीं याद रखने का। ये तो हुए शारीरिक दोष। और भी हैं। हाँ, इनके अलावा 2 मानसिक दोष भी माने गए हैं, रजस और तमस। रजस मतलब अति सक्रियता, जुनून, बेचैनी, और तमस मतलब निष्क्रियता, जड़ता, अज्ञान। रजस और तमस, ये तो योग में भी आते हैं। जी हाँ, सत्व, रजस, तमस, ये मन के गुण हैं। इनमें से रजस और तमस को मानस दोष माना जाता है, क्योंकि ये भी असंतुलित होकर मानसिक परेशानियां पैदा करते हैं। आयुर्वेद मानता है कि ये सभी तत्व, 5 महाभूत और 3 शारीरिक दोष, 2 मानसिक दोष, ये सब शरीर और ब्रह्मांड में लगातार एक गतिशील संतुलन में रहते हैं। एक डायनामिक फ्लक्स, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। डायनामिक फ्लक्स, लगातार बदलता हुआ संतुलन। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो रही है। तो ये सारे सिद्धांत, पंचमहाभूत, त्रिदोष, इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है? डॉक्टर या वैद्य इन्हें चिकित्सा में, इलाज में कैसे लागू करते हैं? यहीं पर आयुर्वेद का सबसे प्रैक्टिकल और मैं कहूँगा सबसे शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है। वो है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत? हाँ,
ये असल में वो तरीका है, वो टूल किट है जिससे धातु साम्य यानी संतुलन पाया जाता है। इसके दो हिस्से हैं। बताइए। पहला है सामान्य। सामान्य मतलब समानता। सिद्धांत कहता है समान गुण वाली चीजों अपने जैसे गुणों वाले दोषों या धातुओं को बढ़ाती हैं। लाइक इंक्रीजेस लाइक। लाइक इंक्रीजेस लाइक मतलब सेम चीज को बढ़ाएगी। बिल्कुल। इसे वृद्धि हेतु यानी बढ़ाने वाला कारण एग्रीवेटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में पहले से रूखापन और ठंडक ज्यादा है, जो वात के गुण हैं। हाँ। अब अगर वो और ज्यादा ठंडी रूखी चीजें खाएगा, जैसे सूखी ब्रेड, कच्ची सलाद, ठंडे मौसम में ज्यादा घूमेगा, तो उसका वात और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये हुआ सामान्य का असर। और विशेष मतलब विपरीतता। ऑपोजिट। सिद्धांत कहता है विपरीत गुणों वाली चीजें बढ़े हुए दोषों या धातुओं को कम करती हैं। ऑपोजिट्स डिक्रीज मतलब उल्टा असर। हाँ। इसे क्षय हेतु यानी घटाने वाला कारण कहते हैं। तो उसी उदाहरण में अगर वात जो रूखा और ठंडा है बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए क्या करना होगा? उसके उल्टे गुण वाली चीजें, मतलब चिकनी और गरम। एकदम सही। जैसे तेल मालिश करना, चिकनाई, गरम सूप पीना, अदरक जैसी गरम तासीर वाली चीजें खाना, गर्मी, ये वात के उल्टे गुण हैं, तो ये बढ़े हुए वात को शांत करेंगे। अरे वाह! तो मतलब पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा इसी बैलेंसिंग एक्ट पर आधारित है। बिल्कुल सही, यही क्रक्स है। पता लगाओ क्या बढ़ा हुआ है, कौन सा गुण ज्यादा है, और फिर उसके उल्टे गुणों वाली दवा खाना या लाइफस्टाइल अपनाओ। बिल्कुल, यही आयुर्वेद के पर्सनलाइज्ड अप्रोच का आधार है। हर किसी का इलाज एक जैसा नहीं होता। वैद्य का काम यही है कि वो व्यक्ति की प्रकृति यानी उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वात, पित्त या कफ प्रधान, और उसकी मौजूदा विकृति यानी अभी क्या असंतुलन चल रहा है, उसे समझे। प्रकृति और विकृति। हाँ, फिर वो देखे कि कौन सा दोष या कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, और फिर विशेष सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसके विपरीत गुणों वाली औषधि, द्रव्य, आहार, खाना पीना और विहार, लाइफस्टाइल की सलाह दें। तो इसमें दवा, खाना, रहना सहना सब आ जाता है। सब कुछ। और क्योंकि दोष भी 5 तत्वों से बने हैं और दवाएं भी 5 तत्वों से बनी हैं, ये सिद्धांत सीधे तौर पर पंचमहाभूत के ज्ञान को इलाज की कामयाबी से जोड़ता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है। हाँ, ये जड़ पर काम करना हुआ, संतुलन वापस लाना। बिल्कुल, जड़ पर काम करके संतुलन वापस लाना। तो सब कुछ घूम फिरकर उसी एक चीज पर आ जाता है, संतुलन, यानी धातु साम्य। एकदम। आयुर्वेद शरीर की 2 मूल अवस्थाएं मानता है। 2 अवस्थाएं? एक है साम्य अवस्था, नॉर्मल स्टेट, जब दोष, धातु, मल, अग्नि सब कुछ बैलेंस में है, अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तब क्या होता है? तब नतीजा होता है स्वास्थ्य, वृद्धि, ऊर्जा। यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरी अवस्था? दूसरी है विषम अवस्था, अनबैलेंस्ड स्टेट। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई कम हो जाती है, या अपनी जगह से हटकर गलत जगह पहुंच जाती है। और इसका नतीजा? इसका नतीजा है रोग, क्षय, कमजोरी, विनाश। इसीलिए आयुर्वेद की फिजियोलॉजी को दोष, धातु, मल विज्ञान भी कहते हैं। दोष, धातु, मल विज्ञान। क्योंकि यही वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बिल्कुल, यही वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनका संतुलन या असंतुलन, सेहत या बीमारी तय करता है। और वैद्य का काम है सामान्य विशेष सिद्धांत का इस्तेमाल करके विषम अवस्था को वापस साम्य अवस्था में लाना, धातु साम्य स्थापित करना। ठीक है, तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो आयु यानी जीवन वो कैनवस है जिस पर आयुर्वेद काम करता है। जी। आयुर्वेद वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि इस जीवन को स्वस्थ कैसे रखें, स्वास्थ्य रक्षण और सार्थक कैसे बनाएं। हाँ। हित आयु, सुख आयु। बिल्कुल। और अगर संतुलन बिगड़ जाए तो उसे ठीक कैसे करें। हाँ। विकार प्रशमन। हाँ। सिद्धांत वो नियम हैं जो इस विज्ञान की नींव है, और पंचमहाभूत, त्रिदोष तथा सामान्य विशेष सिद्धांत वो चाबियां हैं, वो टूल हैं। हाँ, उपकरण कह सकते हैं, जिनसे हम शरीर और मन के रहस्यों को खोलते हैं और आयुर्वेद के अंतिम लक्ष्य धातु सम्य यानी वो गतिशील संतुलन और स्वास्थ्य तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने, एकदम सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, ये तो अपनाने के लिए है। बिल्कुल, ये आचरण में लाने के लिए है। धातु साम्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार पाली और बस हो गया। हाँ। ये एक स्थिर अवस्था नहीं है। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है, एक गतिशील संतुलन है, जिसे हमें अपने रोजमर्रा के खान पान, रहन सहन, सोच विचार,
इन सब से साधना होता है, मेंटेन करना होता है। बिल्कुल, कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में जहां तनाव और असंतुलन इतना आम है, क्या हम अपने शरीर और मन के इस गतिशील संतुलन को साधने के लिए इन हजारों साल पुरानी समझ से कुछ सीख सकते हैं? बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या सेहत सिर्फ बीमारियों का ना होना है, या जैसा आयुर्वेद इशारा कर रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, एक सामंजस्यपूर्ण, एक संतुलित और जीवंत अवस्था है? सोचिएगा जरूर। जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।